आपका स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। तो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने पढ़ा था परासरण दाब, उसके आधार पर हमने एक प्रश्न भी देखा था। ठीक है, तो मैं एक ही प्रश्न देख पाया था, तो हम एक प्रश्न और देखना चाहेंगे। ठीक है, तो मैंने कल आपको एक सूत्र लिखाया था, उस सूत्र को आप यहाँ पर देख लें। मैंने आपको लिखाया था पाई इज इक्वल्स टू CRT। ठीक है, पाई आपका क्या था? पाई आपका था परासरण दाब, C3 सांद्रता, R था गैस नियतांक और D टेम्परेचर यानी ताप। ठीक है, और C को हमने बदल लिया था किसमें? C को हमने बदल लिया था किसमें? स्मॉल W बट्टे स्मॉल m इंटू आयतन मिक्रो में। ठीक है, ऊपर हेयर का मल्टीप्लाई और R इंटू T। ठीक है, ये इसको फॉर्मूले को मैंने कन्वर्ट कर लिया था। आपको विलय का भार अणुभार दे दिया हो तो इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक सवाल को यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप उसको करने की कोशिश करें। प्यारे विद्यार्थी, तो आपको प्रश्न दिया गया है, कह रहा है 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर m/10, इसका मतलब है 1/10 मोलर। ये क्या है? मोलरता का मात्रक है मोलर m। यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात करो। ये पता चला है m/10 क्या दिए पता? ये आपको दी गई है क्या? सांद्रता दी गई है। उस सांद्रता किस में दी गई है? सांद्रता यानी C, यह दी गई है किसमें? मोल पर लीटर में दी गई है, यानी ये आपकी दी गई है 1/10 मोलर। क्या दी गई? सांद्रता दी गई है। मोलरता का मान दिया गया है 1/10 मोलर। ठीक है, तो आपको सांद्रता दी गई है। ठीक है, कह रहा है और टेम्परेचर कितना दिया है? T का मान कितना दिया गया है? T का मान दिया गया है 27 डिग्री। R का मान बताइए कितना है? और आपको 27 डिग्री सेल्सियस में दिया है। इसको किस में? केल्विन में कन्वर्ट कर लो। इसमें करो, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जोड़ लो इसमें, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में जैसे कल भी तो था 0 डिग्री सेल्सियस 273 जोड़ा, इसी प्रकार से 273 जोड़ेंगे, आपका कैसे में बनेगा? यह बनेगा केल्विन में। तो कितना हो जाएगा? 0.82 300 केल्विन निकल कर आया। ठीक है, और R का मान कल फिक्स होता है, मैंने आपको बताया 0.0821। ठीक है, मात्रक है इसका, आप देख लेना। तो R का मान यह होता है। आप इस सूत्र का प्रयोग करें और पाई का मान निकालें। विद्यार्थियों, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो, तो आप क्या करोगे? C का मान कितना है? 1/10। R का मान है 0.0821 और T का मान है आपका 300। अब आप क्या करोगे? कितने अंकों बाद पॉइंट लगा है? 4 अंकों बाद पॉइंट लगा है, तो पॉइंट हटाएंगे, 4 जीरो लेकर आएंगे। ठीक है, अब आप क्या करोगे? जीरो काट दोगे, जैसे कि 2 जीरो से 2 जीरो चली गई हैं, और आपका बचा 821 × 3/1000। इसका भी इसमें गुणा कर देंगे ना, 1000 हो जाएगा। अब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 और 8 दिया 24। ठीक है, अब डिवाइड किसका करना? 1000 का करना है। तो इसका जब आप कितने 3 अंक की तो है, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दो तो निकल कर आएगा 2.463 भी लिख सकते हो, इतना ही लिख दो ATM। ATM यानी ये दाब का मात्रक है। ठीक है, तो आपका परासरण दाब निकल कर आया 2.46। ठीक है, आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब आप हेडिंग लगाएंगे अति परासरण विलयन। यहाँ पर बहुत कुत्ते लड़के पढ़ने आते हैं, यहाँ पर पाते हैं। आते हैं यहाँ पर आगे और रावण जैसे सिद्धांत पाते हैं। तो हम देख रहे हैं अति परासरण विलयन। अति परासरण विलयन यानी अति परासरण विलयन मतलब इसने अति कर दी। अति कर दी मतलब कहने का मतलब आपके लिए मान लीजिए परासरण दाब अधिक है, आपके लिए 2 विलयन है, तो मैं कहूँगा वह विलयन जिसका परासरण दाब दूसरे विलयन की तुलना में क्या हो? अधिक हो, इसे हम क्या कहेंगे? अति परासरण विलयन कहेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे यदि
यदि किसी विलयन का विलयन का परासरण दाब, यदि किसी विलयन का परासरण दाब अन्य विलयन की तुलना में अधिक है तो वह अति परासरण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको यह डेफिनेशन पसंद आई होगी। इसको पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे अल्प परासरण विलयन। ठीक है, तो विद्यार्थियों हम तीसरी विलयन देख रहे हैं, तीसरा विलयन जिसका नाम है अल्प परासरी विलयन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप दो विलयन ले लेंगे। उस विलयन में क्या होगा, किसी विलयन का परासरण दाब है अन्य विलयन की तुलना में क्या होगा, कम होगा, उसे हम कहेंगे अल्प परासरी विलयन। तो हमने लिखा यदि किसी विलयन का परासरण दाब अन्य विलयन की तुलना में कम हो तो वह अल्प परासरी विलयन कहलाता है। ठीक है, तो आशा है आपको यह भी डेफिनेशन समझ में आई होगी। अब हम देखेंगे RO व्युत्क्रम परासरण या वही RO। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक सवाल दिया गया है, तो कह रहा है 4% यूरिया यानी NH2CONH2 सूत्र है इसका, विलयन एक अन्य कार्बनिक यौगिक A के 12% विलयन के समपरासरी है, तो आपको कार्बनिक यौगिक A का अणुभार ज्ञात करना है। तो विद्यार्थी आप यहाँ पर देखें, आपके पास यहाँ पर दो विलयन दिए गए हैं। एक विलयन किसका है, आपका एक विलयन है किसका, यूरिया का, और एक विलयन किसका है, कार्बनिक यौगिक का। यानी आपके पास दो प्रकार के विलयन दिए गए हैं। तो हम बात करते हैं, एक इधर यूरिया का सॉल्यूशन दिया गया, किसका विलयन है, यूरिया वाला, और उधर किसका है, कार्बनिक यौगिक का। अलग अलग तो है। ठीक है, कार्बनिक यौगिक। ठीक है, इधर यूरिया की बात चल रही है, उधर कार्बनिक यौगिक की बात चल रही है। अब कह रहा है 4% यूरिया। 4% यूरिया का मतलब है आपकी यूरिया कितनी है, 4 ग्राम। तो यूरिया का भार कितना दिया, यूरिया का भार कितना हो गया, भार को किससे मानते हैं, W से मानते हैं। ठीक है, तो उसका भी भार होगा, इसका भी भार है, तो इसको W1 उसको W2। ठीक है, तो इसका भार यानी W1 कितना दिया गया है, 4 ग्राम। ठीक है, ठीक है, अब इसका अणुभार निकालें। क्या निकालें, इसका अणुभार। यूरिया का क्या निकालें हम, अणुभार। अणुभार यानी M1 मान रहे हैं। ठीक है, यूरिया का अणुभार क्या होगा, निकाल कर देखें। सूत्र क्या होता है आपका, NH2CONH2। अणुभार निकालें, नाइट्रोजन कितना होगा 14 प्लस हाइड्रोजन कितना होगा 1 × 2 प्लस कार्बन का कितना होगा 12, ऑक्सीजन कितना हो गया 16, नाइट्रोजन का फिर हो गया 14, हाइड्रोजन का 1 × 2। ठीक है, तो गुणा करके देखें कितना निकल कर आ रहा है, 14 2 12 16 14 2। तो आप देखेंगे 14 दूनी 28 हो गए आपके, 28 2 30 हो गए, 30 30 40 50 हो गया, कितना हो गया 60 हो गया। 14 दूनी 28 28 2 30 40 50 60 हो गया। ठीक है, 60 निकल कर आएगा आपका अणुभार, निकल कर आया कितना 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, अणुभार निकल कर आ गया, यानी आपका M1 निकल कर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं। कार्बनिक यौगिक कितना परसेंट है, 12%, यानी इसका भार कितना दे दिया इसने, भार यानी W2 कितना दे दिया इसने, 12 ग्राम। ठीक है, अब कह रहे हैं इसका अणुभार नहीं दिया, और कह भी रहा है कार्बनिक यौगिक A का अणुभार ज्ञात करो। यानी क्या पूछ रहा है, M2 पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, M2 पूछ रहा है। ठीक है, M2 पूछ रहा है। अब इतना चीज हमको दी गई है और आपको कार्बनिक यौगिक A का क्या पूछना है, अणुभार पूछ रहा है। तो आप इसको कर पाएंगे, तो मैं इस क्वेश्चन को मिटा सकता हूँ।
यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कर देना, ठीक है, यहाँ कर देता है। देखो अब आपसे कह रहा, देखो क्या एक बात उसने कही, आपका जो विलयन है वो कैसा है, संपरासरी विलयन है। संपरासरी विलयन का मतलब है यूरिया वाला विलयन और कार्बन यौगिक वाला विलयन, दोनों विलयन का परासरण दाब समान होगा, तभी तो बोला संपरासरी विलयन, यानी दोनों के परासरण दाब समान होंगे, यानी दोनों का आयतन बराबर होगा, दोनों का टेम्परेचर बराबर होगा, दोनों का गैस नियतांक बराबर होगा, तभी तो संपरासरी कहेंगे। अब कह रहा है संपरासरी विलयन होने पर आप लिखेंगे, क्योंकि विलयन कैसा हो, संपरासरी विलयन है, क्या है, क्योंकि विलयन कैसा है, संपरासरी विलयन है। और आपका संपरासरी विलयन है तो आप कहेंगे इसका परासरण दाब इसका परासरण दाब क्या होगा, समान होगा, यानी हम बोल देंगे पाई 1 बराबर पाई 2, ठीक है। पाई 1 क्या है, इसका परासरण दाब, पाई 2 क्या है, इसका परासरण दाब, ठीक है। तो मैंने आपको पाई 1 लिखाया था, परासरण दाब क्या होता है आपका, पाई बराबर होता है W/M × VRT, यही तो होता है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पर लगाएं तो क्या आएगा, देखो W/M1 × V और RT, इसी प्रकार W2/M2 × RT और V। देखो इसका VRT दोनों का सेम होगा, क्यों कि विलयन संपरासरी विलयन है, ठीक है। टेम्परेचर वो कह रहा है संपरासरी विलयन है, दोनों का टेम्परेचर समान ही होगा, अगर दोनों का ही परासरण दाब हो, टेम्परेचर समान, तो रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट काटो ना, तो T से T चला गया, R से R चला गया, V से V चला गया, आपका क्या बचा, यही तो बचा W1/M1 = W2/M2। आप यहाँ से मान नहीं निकाल सकते, W1 का मान दिया है, M1 का मान दिया है, W2 का मान दिया है, M2 का आपको मान निकालना है, ठीक है। हाँ 180 आ रहा है। तो देखें हमने यहाँ पर ये आपको निकाला, क्या निकाला था हमने निकाला था W1/M1 बराबर W2/M2, ठीक है। अब W1 दिया गया है आपका 4 और M1 दिया गया है 60, इसी प्रकार W2 दिया गया है आपका 12 और M2 आपको निकालना है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 60 का मल्टीप्लाई इसमें और 4 का मल्टीप्लाई इसमें, M2 इधर, तो M2 आ गया 4 की जगह पर और 4 की जगह वो M2 की जगह पर आ गया क्या आपका 4 आ गया, 60 इसका मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, 4 से 12 गए, 4 तिया 12, 3 का 60 मल्टीप्लाई, यानी 180 ग्राम पर मोल आपका निकल कर आया अणुभार किसका, कार्बनिक यौगिक का। आशा है आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा, आप इसे नोट करें अच्छे से। तो प्यारे विद्यार्थियों हम देख रहे हैं व्युत्क्रम परासरण, रिवर्सिबल ऑस्मोसिस, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं RO, ठीक है। तो इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहले इसको पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने कल आपको बताई थी परासरण दाब की डेफिनेशन क्या थी, यदि जो आपका विलायक है, विलायक के अणुओं द्वारा अर्धपारगम झिल्ली यानी SPM पर डाला गया दाब क्या कहलाता था, आपका परासरण दाब कहलाता था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था आपके लिए, यहाँ पर मैंने वो लेकर आया था, ठीक है। इस प्रकार मैंने कुछ बनाया था कल, है। यहाँ पर मैंने झिल्ली लगाई थी जिसका नाम क्या था, SPM, ठीक है। इसमें क्या भरा था, आपका विलायक भरा था, इसमें आपका विलायक भरा हुआ था, ठीक है। अब मान लीजिए आपका उधर की साइड क्या भरा था, आपका उधर की साइड क्या था, विलयन, ठीक है। देखो उधर की साइड आपका क्या था, विलयन था, इधर की साइड आपका क्या था, विलायक। अब ध्यान से समझो, मैंने आपको पहले भी बताया था परासरण क्या होता है, क्या होता है परासरण, देखो विलायक द्वारा परासरण दाब का परासरण विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन में प्रवेश क्या कहलाता है, आपका परासरण कहलाता है। यानी यहाँ पर क्या होगा, जो आपका विलायक है, जो विलायक है वह क्या करना चाहेगा, आपका विलायक SPM झिल्ली द्वारा विलयन में प्रवेश करना चाहेगा।
प्रवेश करने के लिए वह क्या करेगा, विलायक एसपीएम झिल्ली पर क्या डालेगा, प्रेशर लगाएगा, तभी तो एंटर होगा। उसको क्या बोलेंगे, परासरण दाब बोलेंगे। ठीक है, जो विलायक है इस पर क्या लगाएगा, दबाव लगाएगा, क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, परासरण दाब बोलेंगे। ठीक है, अब मुझे परासरण दाब को क्या करना है, मापना है कि कितना परासरण दाब लगा, कितना परासरण दाब लगा। देखो अब मैं कैसे नापूंगा उसको प्रैक्टिकली समझना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक ले आऊंगा, पिस्टन ले आऊंगा, क्या ले आऊंगा मैं, एक ले आऊंगा पिस्टन। ठीक है, पिस्टन लेके आऊंगा। अब पिस्टन से मैं विलेन के ऊपर क्या लगाऊंगा, दाब लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, दाब लगाऊंगा। अब ध्यान से देखना, समझना। देखो जो विलायक के अणु वो तो एसपीएम झिल्ली पर दाब लगाएंगे, ठीक है। मुझे क्या करना है, विलायक एसपीएम झिल्ली पर जो दाब लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब बोलते हैं। ठीक है, अब वह परासरण दाब मुझे मापना है, कितना परासरण दाब होगा वह। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये तो अपना प्रेशर लगा ही रहा है, तो मैं भी अलग अपना ताम झाम लेकर आऊंगा। मैं क्या करूंगा, एक पिस्टन लेकर आऊंगा और उस पिस्टन से विलेन के ऊपर क्या लगाऊंगा, दाब लगाऊंगा, दाब लगाऊंगा। ठीक है, जब जो आपका विलायक इस पर एसपीएम पे दाब लगा रहा है और उतना ही दाब मैं पिस्टन से लगा दूं, समझ रहे हो, उतना ही दाब मैं इधर से लगा दूं, उतना ही दाब यहाँ से लगा दूं, तो आपका क्या विलायक विलेन में प्रेस कर जाएगा, नहीं कर पाएगा। कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना जो प्रेशर लगा उतना ही प्रेशर मैं लगा रहा हूँ, तो वो व्यवस्था वहीं की वहीं डटी रहेगी, व्यवस्था वहीं की वहीं डटी रहेगी। हाँ, अगर मैंने दाब लगा दिया, अब मेरा प्रेशर ज्यादा हो गया, समझो। देखो अगर मेरा प्रेशर ज्यादा हो गया तो विलेन विलायक में पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। अगर मेरा प्रेशर विलायक की तुलना में अधिक हो जाए तो मैं विलेन को विलायक में पहुंचा दूंगा, मैं पहुंचा दूंगा मैं। इसे वैसे भी देख सकते हो, यदि कोई समझ चल रही है तो पानी वाले, ठीक है, पानी एक इधर से आ रहा है, एक इधर से पानी आ रहा है, अब दोनों का प्रेशर बराबर है तो पानी ना इधर आएगा ना उधर आएगा, बीच में डटा रहेगा। मान ली इस वाली समर का प्रेशर ज्यादा हो गया तो इस वाली समर का पानी को ढकेल ले जाएगा वो उधर। ठीक है, समर फुक गया तो फुक गया, हमारा प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आर को बना रहा हूँ। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई थी। अब देखो अब मैं आर बना रहा हूँ। ठीक है, हाँ देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर आपकी क्या लगा दी, अर्ध वो एसपीएम लगा दी, क्या लगा दी, एसपीएम लगा दी, क्या लगा दी, एसपीएम। ठीक है, अब आप देखें, मान लीजिए इसमें क्या है आपका, इसमें मान लीजिए आपका क्या है, इसमें देखो इसमें भी आपका कुछ भरा हुआ है। देखो इसमें आपका भरा हुआ है लवणीय जल, क्या भरा हुआ है, लवणीय जल, लवणीय जल। ठीक है, और इसमें आपका भरा हुआ है शुद्ध विलायक, यानी शुद्ध जल मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या है, शुद्ध जल भरा हुआ है। ठीक है, प्योर वाटर। ठीक है, अब आप देखना ये आपका लवणीय जल है और ये आपका शुद्ध विलायक है। ठीक है, शुद्ध विलायक यानी शुद्ध जल है। ठीक है, शुद्ध जल यानी शुद्ध विलायक। ठीक है, यहाँ से आपका प्योर वाटर निकलेगा। ठीक है, देखो हाँ देखो अब आपको क्या करना है, ये आपका पूरा सिस्टम तामझाम बन के बैठा हुआ है। तो आपका जो विलायक है, वैसे हम वैसे परासरण दाब की बात करें नॉर्मली उसमें क्या होता है, आपका विलायक एसपीएम झिल्ली द्वारा विलेन में प्रवेश करता है। ठीक है,
आपका लिखा है मैंने लवड़ीय जल। लवड़ीय जल यानी एक तरह का क्या है, लवड़ीय जल में क्या होगा, जल होगा और नमक फमक मिला होगा, तभी तो उसको लवड़ीय जल बोलेंगे। यानी एक तरह का ये आपका क्या है, विलयन है, या एक तरह का क्या है आपका विलयन है। क्या है आपका, एक तरह का ये आपका विलयन है, और ये आपका क्या एक तरह का विलायक है। ये वाला विलायक है, एक तरह का ये विलयन है। तो नॉर्मली क्या होता है, विलायक के अणु एसपीएम द्वारा किस में प्रवेश करते हैं, विलयन में प्रवेश करते हैं, उसी को तो हम बोलते हैं क्या, परासरण। और जितना प्रेशर लगा उसे परासरण दाब बोलते हैं। ये तो बोलते हैं विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करते हैं, किसके द्वारा, एसपीएम द्वारा, उसको बोलेंगे क्या, परासरण। देखना अब इसमें देखना, देखो लिखा है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, परासरण की क्रिया का उल्टा हो जाना वही कहलाता है आपका क्या, व्युत्क्रम परासरण। अब आपको क्या देखना, देखो तो वैसे क्या होगा, जो आपका शुद्ध जल का विलायक है वे क्या करेंगे, इस एसपीएम पर क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दाब लगाएंगे, किसमें विलयन में प्रवेश करने के लिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ये इस पर दाब लगाएंगे, तो मैं क्या करूंगा, बाहर से पिस्टन ले लूंगा यहाँ पर। ठीक है, बाहर से अपना दाब लगाऊंगा। कौन सा दाब लगाऊंगा, बाह्य दाब। बाह्य दाब यानी बाहरी दाब, अपनी ओर से क्या लगाऊंगा, बाह्य दाब लगाऊंगा। ठीक है, बाह्य दाब लगाऊंगा, बाहरी बल। देखो शुद्ध जल इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा हूँ एसपीएम के ऊपर विलय में प्रेस पाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, अपनी ओर से बाह्य दाब लगाऊंगा, बाहरी दाब लगाऊंगा। जो बल लग रहा है इधर की ओर उससे अधिक बल लगाऊंगा, ताकि जो आपका लवड़ी जल है वह इधर जाए, किधर जाए, इधर की साइड जाए, किस में जाए, विलायक में जाए। अगर नहीं लगाऊंगा तो आपका विलायक लवड़ी जल में आ ही रहा है, तो अपनी ओर से बाहरी दाब इतना लगाऊंगा कि जो आपका लवड़ी जल है वह किस में जाने लगे, शुद्ध ब्लैक की तरफ जाने लगे। तभी तो आपका यहाँ से पानी निकलेगा, अभी शुद्ध होकर निकलेगा। आपका लवड़ी जल इसमें जाएगा एसपीएम झिल्ली में। एसपीएम झिल्ली तो आपको पता ही है, वह झिल्ली क्या करती है, खाली खाली विलायक के अणुओं को तो अपनी ओर से जाने देगी, जो विलय के अणु रह जाएंगे उसको रोक लेगी। और में यही तो होता है, आपकी झिल्ली लगी हुई है, इसमें भरा है लवड़ी जल, इसमें से पानी छन छन के इधर पहुंच जाएगा, क्यों, ऊपर से प्रेशर लग रहा है, इस इधर की प्रेशर से ज्यादा, तो आप अच्छा पानी आप इधर में पहुंच जाएगा, गंद के बाहर निकल जाएगी। यहाँ पर दिखाई अलग से पैप की व्यवस्था होती है, आप आरओ में देखना। तो आप देख रहे हो इसमें परासरण की क्रिया उल्टी नहीं हो रही है, इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, विलयन के अणु कहाँ जा रहे हैं, विलयन के अणु एसपीएम झिल्ली द्वारा शुद्ध विलायक में प्रवेश कर रहे हैं। तो यह क्रिया कैसी उल्टी हो रही है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, व्युत्क्रम परासरण यानी आरओ कहेंगे। ठीक है, तो आशा है आपको यह समझ में आया होगा। अब हम इसकी क्या लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, व्युत्क्रम परासरण की डेफिनेशन बोल रहा हूँ, आप भी सुन लें, मैं भी लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखोगे यदि विलयन यदि ठीक है, अभी लिखा रहे हैं, आप लिखोगे यदि विलयन पर बाह्य दाब परासरण दाब की तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी हमने परिभाषा इस प्रकार लिखी व्युत्क्रम परासरण की, यदि विलयन पर बाह्य दाब परासरण दाब की तुलना में अधिक लगाया जाए तो परासरण की क्रिया विपरीत दिशा में होने लगती है, जिसे हम कहते हैं व्युत्क्रम परासरण कहते हैं। और व्युत्क्रम परासरण का प्रयोग किया जाता है किसमें, लवणीय जल के विलवणीय जल में। ठीक है, लवणीय जल को विलवणीय जल में बदलने में हम आरओ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमारा विलयन चैप्टर फिनिश होता है। कल हम नया चैप्टर लेकर आएंगे जिसका नाम है वैद्युत रसायन। थैंक यू।